नमस्कार मित्रों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रीट लेवल 2 लैंग्वेज सेकेंड भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय के टॉपिक अनसीन पोइम, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अजोनेंस एंड राइम पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अनसीन पोइम के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन। अलिट्रेशन को कहते हैं अनुप्रास। अब अलिट्रेशन होता क्या है? रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड का रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति। देन कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अब रिपीटेशन भी किसका होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का। कहाँ पर होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी किसी भी वर्ड की शुरुआत के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तो वोवल होते हैं, A-E-I-O-U, और रिमेनिंग जो 21 लेटर है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब अलिट्रेशन का यूज क्यों होता है? अलिट्रेशन का यूज होता है पोइट्री के अंदर क्रिएट रिदम एंड मूड, रिदम और मूड पैदा करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम्बल हाउस, पोटेंशियल पावर। हम्बल इसमें H है, देन इसमें H है, पोटेंशियल पावर में P। तो अलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। पोटेंशियल पावर, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड P का यूज हुआ है। कब? 2 बार रिपीटेशन हुआ है। हम्बल हाउस में H का रिपीटेशन हुआ है। देन अलिट्रेशन इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटेरा, मीनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अलिट्रेशन कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है? लिटेरा। लैटिन वर्ड लिटेरा से अलिट्रेशन का उद्गम हुआ है, जिसका मतलब है लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट है। नेक्स्ट, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित एज यू लाइक इट के अंदर देखते हैं, एंड चर्लीज चाइडिंग ऑफ द विंटर्स विंड विच व्हेन इट बाइट्स एंड ब्लोस अपॉन माय बॉडी। अब इसके अंदर अलिट्रेशन को पहचानते हैं। चर्लीज चाइडिंग सी, देन यहाँ पर भी क्या है? सी। विंटर्स विंड, यहाँ पर W, देन यहाँ पर W। व्हेन इट बाइट्स एंड ब्लोस अपॉन माय बॉडी, बाइट्स में भी है, ब्लोस में भी है, एंड बॉडी में भी है। देन अलिट्रेशन है क्या? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। तो किसी भी वर्ड के शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वही अलिट्रेशन है। यहाँ पर C का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर W का रिपीटेशन हुआ है, और यहाँ पर B का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, जो किसके द्वारा रचित है? W.B. यीट्स के द्वारा। इसके अंदर आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। अब यहाँ पर अलिट्रेशन की पहचान करते हैं। आई हियर लेक वाटर, अब लेक में L है, देन लैपिंग में भी L है, विथ लो साउंड्स बाय द शोर, साउंड्स में S है, देन शोर में भी S है। लेक, लैपिंग, लो, साउंड्स, शोर्स, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड है, उनका रिपीटेशन हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अलिट्रेशन का। नेक्स्ट है एक्वेंटेड विद द नाइट, जो किसके द्वारा रचित है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। स्टूड में S है, देन स्टिल में भी S है, देन स्टॉप्ड में भी S है, देन साउंड में भी S है। तो यहाँ पर S कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, किसके द्वारा रचित है? सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, जिसके अंदर द फेयर ब्रीज ब्लू, ब्रीज देन ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, फोम देन फ्लू, द फूरो फॉलोड फ्री। F है, यहाँ भी F है, देन यहाँ भी F है। तो ब्रीज ब्लू के अंदर B का रिपीटेशन हुआ है, फॉर्म फ्लू के अंदर F का हुआ है, द फूरो फॉलोड फ्री के अंदर भी F का रिपीटेशन हुआ है। तो अलिट्रेशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अगर ये आपको कहीं भी दिखे तो आपको पहचान कर लेनी है कि यहाँ पर क्या है? अलिट्रेशन है। नेक्स्ट जो हमें पहचान करनी है वो है सिमिली। अब सिमिली का मतलब क्या होता है? उपमा। सिमिली के अंदर क्या होता है?
डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स, दो चीजों की प्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर लाइक आ सकता है, एस आ सकता है या फिर देन आ सकता है। किसके लिए? कंपेयर करने के लिए। सिमिली डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिली, जिसका मतलब होता है सिमिलर या लाइक। इसका उद्गम लैटिन वर्ड सिमिली से हुआ है, जिसका मतलब है सिमिलर या लाइक। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज एज कनिंग एज फॉक्स। अब इसमें शी की जो तुलना है वो फॉक्स से की गई है, और जो शब्द आए हैं एज देन एज, तो सिमिली के अंदर कंपेयर करने के लिए लाइक, एज या देन का यूज होगा। महाराणा प्रताप इज एज ब्रेव एज लॉयन। अब महाराणा प्रताप की जो तुलना है वो लॉयन से की गई है। ब्राइट एज द सन, सूर्य के समान चमकीला, एज का यूज हुआ है। हिज हार्ट वॉज एज कोल्ड एज आइस, उसके हृदय की तुलना किससे की गई है? आइस से की गई है। और सिमिली का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि कंपेयर करने के लिए जो वर्ड है एज, उसका यूज हुआ है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पर जो सिमिली का जो वर्ड है लाइक, उसका यूज हुआ है। तो सिमिली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर डायरेक्टली कंपेयर यानी कि तुलना होती है दो चीजों के अंदर, और तुलना के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हो सकते हैं लाइक, एस या देन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ रेड रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स। ओ माई ल्यूस लाइक a red red rose that's newly sprung in June. Oh my lute like the melody that sweetie played in tune. अब ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर सिमिली को पहचानिए। देन कैसे पहचानेंगे? ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, लाइक का यूज हुआ है। अब तुलना किसके बीच में की गई है? माई ल्यूस, जिसकी तुलना की गई है रेड रेड रोज। नेक्स्ट देखते हैं। ओ माई ल्यूस लाइक द मेलोडी। अब यहाँ पर मेलोडी से तुलना की गई है और वर्ड आया है लाइक। देन ऐसे हम पहचान कर लेंगे कि इसके अंदर सिमिली का यूज कहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है ओथेलो, जो किसके द्वारा रचित है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इट इज द कॉज माई सोल, लेट मी नॉट नेम इट टू यू, यू चेस्ट स्टार्स। इट इज द कॉज येट आई विल नॉट शेड हर ब्लड, नोर स्केयर दैट वाइटर स्किन ऑफ हर्स देन स्नो एंड स्मूथ एज मोन्यूमेंटल एलाबास्टर। अब ओथेलो का यह जो भाग है, इसके अंदर ओथेलो कंपेयर्स डेस्टिमोनास स्मूथ स्किन टू एलाबास्टर। डेस्टिमोना की जो स्मूथ स्किन है उसकी तुलना एलाबास्टर से की गई है। कौन सी लाइन में? लास्ट लाइन में। क्यों? क्योंकि एस का यूज हुआ है। इस पंक्ति के अंदर क्या है? सिमिली का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी ओथेलो से है। ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। तो शी वॉज फॉल्स एज वाटर, कि वो वाटर के समान फॉल्स है। देन एमिलिया कहती है दाउ आर रैश एज फायर, कि तुम फायर के समान रैश यानी कि उतावले हो। तो यहाँ पर भी एस का यूज हुआ है। देन यहाँ पर भी एस का यूज हुआ है। ऐसे हम पहचान करेंगे लिटरेचर के अंदर सिमिली की। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर का मीन्स होता है रूपक। मेटाफोर क्या है? डायरेक्टली रिफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर। इसके अंदर भी तुलना की जाती है एक चीज की दूसरे चीज से, लेकिन जैसे सिमिली के अंदर लाइक, एस और देन का यूज होता है, इसमें उनका यूज न होकर के डायरेक्ट तुलना की जाती है। इट में प्रोवाइड क्लैरिटी और आइडेंटिफाई हिडन सिमिलैरिटीज बिटवीन टू आइडियाज। दो आइडियाज के अंदर जो छुपी हुई सिमिलैरिटीज है, समानताएं हैं, उनकी पहचान की जाती है। अब मेटाफोर वर्ड कहाँ से आया है? मेटाफोर डिराइव्ड फ्रॉम द 16th century ओल्ड फ्रेंच वर्ड मेटाफोरे। 16वीं शताब्दी के फ्रेंच वर्ड मेटाफोरे से इसका उद्गम हुआ है, जो कहाँ से आया है? विच कम्स फ्रॉम द लैटिन मेटाफोरा, जो कि लैटिन भाषा के मेटाफोरा वर्ड से आया है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ए शाइनिंग स्टार। ही इज ए शाइनिंग स्टार, उसे क्या कहा गया है? चमकता हुआ तारा। अगर सिमिली होता तो एज, लाइक का यूज होता। अब यहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं हुआ है, डायरेक्टली उसकी तुलना की गई है चमकते हुए
तारे से। तो इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? मेटाफोर का। द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, यहाँ पर भी डायरेक्ट तुलना है। ही इज अ नाइट आउल, लव इज अ बैटल फील्ड। अब लिटरेचर के अंदर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मोनोलॉग जो कहाँ से ली गई है? एज यू लाइक इट के अंदर से, और किसके द्वारा रचित है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। तो ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार को क्या कहा गया है? एक स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, तो सभी मैन एंड वुमेन को क्या कहा गया है? प्लेयर्स कहा गया है। ये मेटाफोर का लिटरेचर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन क्या है? Personification is defined as a literary device that assign human qualities and attributes to objects or other non-human things. Non-human things या objects को human qualities देना, यही क्या है? Personification. Giving human qualities to animals or object. Animals को, objects को human qualities देना, यही personification है। Personification can make descriptions of non-human entities more vivid or can help readers understand, sympathize with or react emotionally to non-human characters. Personification क्या करता है? non-human entities का जो description होता है उसे जीवंत करता है, और can help readers understand, जिससे जो पाठक है वो जल्दी ही समझ जाते हैं और उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, और रिएक्ट इमोशनली टू नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स, और जितने भी नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स का यूज़ होता है उसके साथ उनका संबंध कैसा होता है? इमोशनली होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है शैडो होल्ड देयर ब्रीथ। शैडो का मतलब छाया और ब्रीथ का मतलब सांस। ब्रीथ का संबंध किससे है? या तो एनिमल्स के लिए या मनुष्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रीथ का संबंध किससे हो रहा है? शैडो से। शैडो यानी छाया। तो नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देना, यही पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर नॉन ह्यूमन थिंग्स है शैडोज। नेक्स्ट है द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अब हाइड एंड सीक कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर कौन खेल रहा है? द मून, जो कि क्या है? नॉन ह्यूमन थिंग्स है। मून हाइड एंड सीक किसके साथ खेल रहा है? क्लाउड्स के साथ, यानी बादलों के साथ। तो इस सेंटेंस में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। जस्टिस इज ब्लाइंड। अब यहाँ पर जस्टिस, जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग्स है, उसे क्या बताया गया है? ब्लाइंड। अब ब्लाइंड कौन हो सकता है? या तो ह्यूमन या फिर एनिमल्स, जबकि यहाँ पर ब्लाइंड कौन है? जस्टिस। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। अब लिटरेचर में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जो किसके द्वारा रचित है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसके अंदर व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इन पंक्तियों के अंदर जो गोल्डन डैफोडिल्स, जो फूल हैं, डांस एंड मूव इन द ब्रीज, वो हवा में डांस भी कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं। जबकि डांस कौन करता है? ह्यूमन करते हैं, लेकिन यहाँ पर डांस कौन कर रहे हैं? डैफोडिल्स के फूल। इंस्टीड ऑफ जस्ट गेटिंग ब्लोन अबाउट, अब होना क्या चाहिए कि तेज हवा से वो नीचे गिर जाना चाहिए। हो क्या रहा है? डांस एंड मूव। डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो डांस और मूव कर रहे हैं, किसके अंदर? ब्रीज के अंदर। तो इन पंक्तियों में किसका यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिटरेचर से है पैराडाइज लॉस्ट, जो किसके द्वारा रचित है? जॉन मिल्टन के द्वारा। अर्थ फेल्ट द वाउंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीट साइंग थ्रू ऑल हर वर्क्स गेव साइंस ऑफ बू। अब इसके अंदर द अर्थ, अब अर्थ क्या है? नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रही है? साय, आह भरना। अब आह कौन भरता है? मनुष्य। द अर्थ साय एज द ग्रेट फॉल हैपन्स। तो इन पंक्तियों में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट, जो किसके द्वारा रचित है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसके अंदर
Alas that love, so gentle in his view, should be so tyrannous and rough in proof. इन पंक्तियों में जो नॉन ह्यूमन थिंग है वो है लव, जिसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। लव इज पर्सोनिफाइड एज ए पर्सन हु सीम्स जेंटल एंड हार्मलेस। लव का पर्सोनिफाइड यानी कि मानवीकरण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो कैसा दिखता है, जेंटल एंड हार्मलेस। When one has encounter with love, और जब किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर यानी कि सामना होता है as an individual come across as cold and rough tyrant, तो लव एक अत्याचारी सिद्ध होता है। तो शेक्सपियर की इन पंक्तियों में लव का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट है अजोनेंस। अजोनेंस का मतलब होता है स्वर साम्य, स्वरों की एकता या स्वरावृत्ति। अब जैसे हमारे पहले बिंदु अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ था, तो इस बिंदु अजोनेंस के अंदर स्वरों का रिपीटेशन होता है। अब इंग्लिश में वोवल्स यानी कि स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स के अंदर या फ्रेसेस के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर सिमिलर वोवल साउंड का रिपीटेशन जो होता है वही अजोनेंस है। अब अजोनेंस वर्ड कहाँ से आया है? द वर्ड अजोनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज अजोनेयर। लैटिन अजोनेयर जो फ्रेज है वहां से इस शब्द का उद्गम हुआ है, जिसका मतलब है मीनिंग टू आंसर विद द सेम साउंड, उसी साउंड से उत्तर देना। इसके अंदर होता क्या है? वोवल राइम, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स अक्रॉस अ लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री यानी कविता की किसी पंक्ति के अंदर वोवल साउंड का रिपीटेशन जो होता है वही अजोनेंस है। इसका यूज क्यों किया जाता है? टू क्रिएट रिदम। रिदम यानी कि लय पैदा करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैन सेल द वेडिंग बेल्स। इस पंक्ति के अंदर रिदम है और अजोनेंस का यूज हुआ है क्योंकि ई देन ई और ई कहाँ पर है? मैन के अंदर, सेल के अंदर, वेडिंग के अंदर और बेल्स के अंदर इनका रिपीटेशन हुआ है। लिटरेचर से इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग किसके द्वारा रचित है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके अंदर ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। इस पंक्ति में आई, इसमें भी आई और हार्नेस और बेल्स में ई जो वोवल है उनका रिपीटेशन है। To ask if there is some mistake, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. तो यहाँ पर sweep में, deep में अजोनेंस का यूज है, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. गो में, बिफोर में, फिर देन वापस गो में, एंड बिफोर में अजोनेंस का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वोवल साउंड है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित है। उससे है, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड। लोनली में ओ है, फ्लोट्स में ओ ए है, देन ओ है, then a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. trees में डबल ई, ब्रीज में डबल ई, beneath में ई ए। तो सेम जो वोवल साउंड है उसका जो रिपीटेशन होता है वही अजोनेंस है। नेक्स्ट है राइम। राइम का मतलब होता है तुक या तुकबंदी। A rhyme is a repetition of similar sound in the final stressed syllables and any following syllables of two or more words. Rhyme जो है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड यानी समान साउंड्स का रिपीटेशन है। अब ये रिपीटेशन कहाँ पर होता है? सबसे अंत में। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लव एंड डव। तो लव का और डव का दोनों का साउंड सेम है। साइट एंड फ्लाइट, इसमें साइट का और फ्लाइट का भी साउंड सेम है। मैडनेस एंड सैडनेस, इसमें मैडनेस और सैडनेस का साउंड सेम है। फ्लाई एंड स्पाई, इसमें फ्लाई और स्पाई का साउंड भी सेम है। द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड्स अक्योर्स इन टू और मोर वर्ड्स। इस सेम या सिमिलर साउंड का जो रिपीटेशन होता है
वो दो या दो से अधिक शब्दों में हो सकता है। यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोइम्स और सॉन्ग्स। कहाँ पर होता है? पोइम्स या सॉन्ग्स के अंदर अक्सर एंड ऑफ लाइन्स किसी भी पंक्ति के अंत में होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सी यू लेटर एलिगेटर, LATER लेटर में हुआ है और एलिगेटर में हुआ है। इन ए वाइल क्रोकोडाइल, वाइल और क्रोकोडाइल का साउंड भी सेम है। टू हैव द सेम साउंड एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड का जो साउंड है वही साउंड होना भी राइम है। टू कंटेन लाइन दैट एंड विथ वर्ड्स दैट साउंड द सेम, तो ऐसी पंक्तियां जिनके अंत के शब्दों का जो साउंड सेम होता है तो वही राइम है। लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो एक सोनेट है उसकी ये पंक्तियां हैं। आई लव टू हियर हर स्पीक, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress when she walks stands on the ground, and yet by heaven I think my love as a rare as any she belied with false compare. अब राइम पहचानते हैं। नो और गो साउंड सेम है। देन साउंड एंड ग्राउंड, इसका भी साउंड सेम है। देन रेयर और कंपेयर, इन दोनों का भी साउंड सेम है। तो नो और गो इसको हम नाम दे देंगे ए। साउंड और ग्राउंड इसको नाम दे देंगे बी। देन रेयर एंड कंपेयर इसको नाम दे देंगे सी और सी। देन इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी सी और सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिटरेचर से है एक सोनेट जो कि किसके द्वारा है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, thou art more lovely and more temperate, rough winds to shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. अब यहाँ पर डे और मे इनका साउंड सेम है। यहाँ पर टेम्परेट और डेट इनका भी साउंड सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? राइम का। अगर हमें पूछा जाए कि भाई इसकी राइम स्कीम बताओ, देन डे को नाम दे देंगे ए, टेम्परेट को बी, मे को ए और डेट को बी। क्यों? क्योंकि डे और मे का साउंड सेम है तो नाम दे दिया ए और ए। टेम्परेट और डेट का साउंड सेम है तो नाम दे दिया बी और बी। देन राइम स्कीम हो गई ए बी। थैंक यू। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।